साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी में। यह अपभ्रंश साहित्य से द्वितीय क्लास है। जो पहले क्लास में अपभ्रंश साहित्य से महत्वपूर्ण तथ्य को आप सबके बीच रखा गया था और यह अपभ्रंश साहित्य से द्वितीय क्लास है जो उस पहले क्लास में बचा हुआ था। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर कीजिए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकालीन रचनाओं को दो वर्गों में विभक्त किया है। तो दोस्तों, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, अपने इतिहास हिंदी साहित्य के इतिहास जिसका रचना काल 1929 ईस्वी में होती है, अपने इतिहास मतलब हिंदी साहित्य इतिहास जिसकी रचना 1929 थी, उसमें आदिकालीन रचनाओं को दो वर्गों में विभाजित किया है। पहला जो है अपभ्रंश और दूसरा है देश भाषा बोलचाल की रचनाएँ। हिंदी साहित्य के इतिहास में शुक्ल जी ने 1929 में अपनी रचनाओं को में मतलब अपने इतिहास में आदिकालीन रचनाओं को दो वर्गों में विभाजित किया। पहला जो है दोस्तों अपभ्रंश और दूसरा है जो देश भाषा बोलचाल की रचना है। आचार्य शुक्ल ने निम्नलिखित 12 रचनाओं को साहित्य में स्थान दिया है। तो दोस्तों, शुक्ल जी ने अपने इतिहास में हिंदी साहित्य के इतिहास में केवल 12 ही रचनाओं को साहित्य में स्थान दिया है। जो पहला है अपभ्रंश की रचनाएं का मतलब कि अपभ्रंश की रचनाएं, जो दोस्तों अपभ्रंश की रचनाएं हैं उसमें उन्होंने अपना रचनाओं को रखा है डिवाइड करके। उसमें पहला है विजयपाल रासो और दूसरा है मीर रासो, तीसरा है कीर्तिलता और चौथा है कीर्ति पताका। तो दोस्तों, जो अपभ्रंश की रचनाएं हैं तो उसमें 4 रचना को रखा है। उसमें पहला है विजयपाल रासो, द्वितीय है मीर रासो, तृतीय है कीर्तिलता और चौथा है जो वो कीर्ति पताका है। और दूसरा में देश भाषा काव्य की रचनाएं में उन्होंने पहला रखा है। जो दूसरा कैटेगरी है वह है देश भाषा की काव्य रचनाएं। उसमें जो पहला है खुमान रासो है, पहला है खुमान रासो और जो दूसरा है उसमें है बीसल देव रासो। रासो होना चाहिए, राशि लिखा है गलत है, रासो होना चाहिए। और तीसरा जो है पृथ्वीराज रासो है, तीसरा पृथ्वीराज रासो और चौथा है जयचंद्र प्रकाश, पांचवा है जयमयंक जसचंद्रिका और जो छठवां है दोस्तों वो परमाल रासो आल्हा का मूल रूप है और सातवां है खुसरो के पहेलिये और आठवां जो है विद्यापति की पदावली। तो इस प्रकार दोस्तों शुक्ल जी ने देश भाषा काव्य रचनाएँ में पहले में उन्होंने रखा है अपभ्रंश की रचनाओं के तहत पहला जो है विजयपाल रासो, मीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका और देश भाषा की रचनाओं में उन्होंने 8 रचनाओं को रखा है। तो अपने साहित्य इतिहास में उन्होंने अपभ्रंश की टोटल 12 रचनाओं को रखा है। अगला है दोस्तों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो अगला है दोस्तों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को रखा है। तो दोस्तों शुक्ल जी ने जो थे अपने इतिहास में 12 को डिवाइड किया, आपने देखा है। उसी प्रकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को रखा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को रखा है। कितने कवियों को रखा है दोस्तों? 9 कवियों को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रखा है। जो पहला है मतलब अगला है जो हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमार पाल के दरबार में रहते थे। दोस्तों, जो कवि हेमचंद्र थे वो सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमार पाल के दरबार में रहा करते थे और आचार्य के व्याकरण का नाम सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन था। हेमचंद्र का जो व्याकरण था वो सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन था। वो ब्रज भाषा अपभ्रंश की रचना है। हेमचंद्र की अपभ्रंश की रचना व्याकरण सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन था। हेमचंद व्याकरण सिद्ध हेम नाम से भी प्रसिद्ध है। हेमचंद जो व्याकरण है दोस्तों हेमचंद्र की वो सिद्ध हेम नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। सिद्ध हेम में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया गया है। दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, सिद्ध हेम
जो उनकी रचना है उसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश, सिद्ध हेम उनकी जो रचना है उसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया गया है। सिद्ध हेम में दोस्तों संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया गया है। हेमचंद प्रसिद्ध जैन आचार्य थे और इनका जन्म 1088 में हुआ था। जो हेमचंद थे दोस्तों प्रसिद्ध जैन आचार्य थे, इनका जन्म 1088 ईस्वी में हुआ था। हेमचंद के अन्य पुस्तकों का नाम है कुमारपाल चरित्र। तो दोस्तों हेमचंद के सिद्ध हेमचंद व्याकरण के अलावा इनकी जो अतिरिक्त पुस्तकें हैं वो कुमारपाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन और देसी नाम माला है, कोश है। जो हेमचंद्र की अन्यत्र पुस्तकें हैं कुमारपाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन और देसी नाम माला कोश है। हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है और अपने व्याकरण उदाहरण के लिए हेमचंद ने भट्टी के समान द्वयोदश्रय काव्य की रचना की है। जो दोस्तों हेमचंद से उन्हें प्राकृत का पाणिनि भी माना जाता है और इन्होंने रचना द्वयोदश्रय काव्य की रचना की है, जो भट्टी के समान एक द्वयोदश्रय काव्य की रचना की है। तो अगला है दोस्तों सोमप्रभ सूरी गुजरात के एक प्रसिद्ध जैन साधु थे जिनका आविर्भाव 1252 ईस्वी संवत में हुआ था। जो सोमप्रभ सूरी थे दोस्तों, इनका जन्म गुजरात, ये प्रसिद्ध जैन साधु थे, इनका आविर्भाव 1252 ईस्वी संवत ईस्वी में माना जाता है। सोमप्रभ सूरी ने कुमारपाल प्रतिरोध 1241 ईस्वी संवत नामक एक गद्य पद्य संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा है। ये दोस्तों सोमप्रभ सूरी की एक गद्य पद्य संस्कृत की रचना है। जैनाचार्य मेरुतुंग ने संवत 1631 में जैनाचार्य मेरुतुंग ने संवत 1661 ईस्वी में प्रबंध चिंतामणि नामक एक ग्रंथ संस्कृत में की। जो दोस्तों जो जैनाचार्य मेरुतुंग ने संवत 1361 ईस्वी में प्रबंध चिंतामणि नामक एक ग्रंथ की रचना संस्कृत में की है, इम्पॉर्टेंट है। चिंतामणि में कुछ दोहें मालवा नरेश राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। जो उसमें रचनाएं हैं मालवा राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं, मतलब उनके विषय में लिखा गया है। प्रबंध चिंतामणि में दोहा विद्या में विवाद करने वाले 2 चरणों की कथा आई है, इसलिए अपभ्रंश काव्य में दोहा विद्या भी कहा जाता है। दोस्तों जो प्रबंध चिंतामणि है उसमें दोहा विद्या में विवाद करने वाले 2 चरणों की कथा आई है, इसीलिए अपभ्रंश काव्य को दोहा विद्या भी कहा जाने लगा है। अपभ्रंश से पूर्व दोहा का प्रयोग नहीं होता था। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, अपभ्रंश के पूर्व दोहा का प्रयोग नहीं होता था। तो अपभ्रंश जो आया है तभी दोहा उसके साथ ही आया है, आगे पीछे मतलब पीछे, और जो अपभ्रंश या पहले था उसमें दोहा का प्रयोग नहीं होता था। लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृत पैगलम नामक एक ग्रंथ संग्रह किया है। जो लक्ष्मीधर थे 14वीं शताब्दी में प्राकृत पैगलम नामक ग्रंथ की रचना की है। प्राकृत पैगलम में विद्याधर, सांगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है। जो प्राकृत पैगलम है दोस्तों लक्ष्मीधर की, उसमें विद्याधर, सांगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है। दोस्तों ये आज अपभ्रंश क्लास थी, आज यहीं पे समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और एक भी शेयर कीजिए। अगला क्लास नए टॉपिक पर होगा। धन्यवाद।